चलिए, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने ऑर्थोग्राफी पढ़ा था। ऑर्थोग्राफी का बेसिक पार्ट क्या था कि 3D डायमेंशंस को वो 2D वे में सॉल्व करने का था। ठीक है, मतलब ऑर्थोग्राफी इज अ वे थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट 3D डायग्राम्स इन अ 2D वे। तो आइसोमेट्रिक क्या है? ये इसका ठीक अपोजिट है। अपोजिट क्या कि आइसोमेट्रिक इज अ वे थ्रू विच वी कैन ड्रॉ 2D डायग्राम्स इन अ 3D वे। ठीक है, 3D वे के लिए अब इस चीज को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बेसिक पार्ट्स अपन करेंगे। एग्जाम्पल लो कि मान लो अब मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है, एक बॉक्स लिया, तो ये बॉक्स लिया और इसी का मैंने एक साइड व्यू बनाया। ठीक है, और इसी का मैंने एक टॉप व्यू भी बना दिया। तो ये क्या था? 2D डायग्राम था। अब इसी 2D डायग्राम को मेरे को 3D डायमेंशन में प्लेस करना है। तो डायमेंशनल में प्लेस करने के लिए सबसे पहला बेसिक रूल है कि मुझे इसका प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म बनेगा आपका कैसा? आपने एक लाइन खींची, उसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ये खींची और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन ये खींची। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 30 डिग्री यहां से एंगल लिया, 30 डिग्री यहां से। ठीक, दूसरी बात याद रखने के लिए है आपको कि आप इसमें से एक को x मानेंगे और एक को z मानेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा जो एक्सिस है x एक्सिस है, ये जो है वो y एक्सिस है और ये जो z एक्सिस है। क्लियर? अब एग्जाम्पल लो, जैसे अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि फ्रंट व्यू में x और y का रोल रहता है ना? अच्छा, और ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। साइड व्यू में किसका रोल रहेगा? तो बोलोगे सर ये y है तो मतलब ये भी y होगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे z एक्सिस। क्यों? क्योंकि साइड व्यू में x एक्सिस नहीं दिखता है, z एक्सिस दिखता है। उसी तरीके से अगर मैं टॉप व्यू की बात करूं तो टॉप व्यू में ये तो हमारे पास x एक्सिस दिया हुआ है, तो ये कौन सा एक्सिस हुआ? z एक्सिस। ये क्लियर? तो हमेशा याद रखना फ्रंट व्यू में आपको जो वैल्यू होगी वो x और y होगी, साइड में जो होगी वो y और z होगी, और टॉप व्यू में जो होगी वो x और z होगी। ठीक, और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि ये जो लाइन है, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचो, यहाँ पे d रखो और 30 डिग्री के ऊपर में ये और ये लाइन खींच देना है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन खींचना है। तो ये जो लाइन है इसको x बोलेंगे, ये जो लाइन है इसको y बोलेंगे, और ये जो लाइन है इसको z एक्सिस बोलेंगे। और हमेशा याद रखना इसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म। मतलब इन फ्यूचर जब हम ऑर्थोग्राफी के क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? तो प्लेटफॉर्म बनाना। तो हमने ये प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, चलो अब इस वाले को ड्रॉ करके देखते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। अब सबसे पहले मेरे पास x एक्सिस कितना है वो मेजर करना है, तो जनरली वो आपको गिवन रहेगा, तो हमने वो x एक्सिस मेजर किया, देन y एक्सिस जितना है वो मेजर किया। तो अब ये याद रखना कि इसी के पैरेलल लाइन यहाँ पे आएगा, मतलब मान लो अगर दोनों 50-50 है, मतलब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये फ्रंट व्यू को यहाँ पे एज इट इज बना दिया। अब साइड व्यू को बनाना है, तो देखो ये y एक्सिस तो हमने ऑलरेडी खींच के रखा है, तो ये z एक्सिस जो है वो केवल बनाना है। तो हमने ये z एक्सिस यहाँ से बनाया, z एक्सिस यहाँ से बनाया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब टॉप की बात करते हैं तो x और z दिखता है,
तो z हमारे पास ऑलरेडी है, x हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब जो नहीं बना हुआ है केवल उस पार्ट को हम लोग बना देंगे। तो ये हमारा बन गया आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, मतलब हमारे पास क्या था, 2D डायग्राम था, अब ये 2D के बेसिस पे मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर? चलिए, अब इसी में दो वर्ड्स और आते हैं, एक आता है आइसोमेट्रिक व्यू और दूसरा आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है, और ये होता है, एक होता है प्रोजेक्शन। जनरली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और वाइवा में भी पूछे जाते हैं, और अगर जीटीयू आपका एग्जाम लेता है, एमसीक्यू पार्ट में आएगा, तो जनरली ये एक क्वेश्चन आता ही है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास डायमेंशन 50 mm दिया हुआ है, ठीक है, और आपने 50 mm का ही लाइन ड्रॉ किया, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू। मतलब जो डायमेंशन दिया हुआ है वही डायमेंशंस बनाएंगे, तो हमारा वो होगा आइसोमेट्रिक व्यू में। लेकिन अगर बोलता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन खींचना है, तो हमेशा याद रखना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में √2 / √3 इंटू ट्रू डायमेंशन। ठीक है, ट्रू डायमेंशन। अब बोलोगे सर ये ट्रू डायमेंशन क्या है, तो जो डायमेंशन आपके पास गिवन दिया हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रू डायमेंशन। और अगर ये √2 / √3 को सॉल्व करोगे तो होगा, ये होगा 0.815 या 6 समथिंग आता है इनटू ट्रू डायमेंशन, याद रहेगा? ठीक है, 0.815 या 0.816 इनटू ट्रू डायमेंशन, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्लियर? चलिए, इसी के बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें चलो पहले बता देता हूँ, एक मतलब क्वेश्चन आता है जिसमें बोलता है कि ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड शोज अ डिस्टेंस ऑफ 25, 35 या 55 mm इन इट। ठीक है, क्या बोला? ड्रॉ एन स्केल आइसोमेट्रिक स्केल एंड प्रोजेक्ट 75 mm डिस्टेंस ऑन इट। याद रहेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन से मतलब एक आर्क काटते हैं, और ये आर्क जो है ये 45 mm डिस्टेंस तक जाता है। कितना रहेगा? याद रखना 45। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो कितने डिग्री पे बनता है, वो तो वो बनता है 30 डिग्री पे। तो हमने क्या किया, इस 30 डिग्री पे एक लाइन इंक्लाइन कर दी। याद रहेगा? चलिए, अब ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर में मैं सारे स्केल के डायमेंशंस खींचूंगा। तो मैंने स्केल का डायमेंशन खींचा 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब ये हो गया मेरा नंबर 1 मतलब 10 ना। ठीक है, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब ये हमारा हुआ 20। ठीक है, ये हमारा हुआ 30। इसी तरीके से यहाँ 40 देन 50 और ये पॉइंट जो आया वो आया 60। आपको 100 तक लेके जाना है, या जहां मतलब कहाँ तक लेके जाना है, तो जहां तक वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ये खींच लिया, सेम रूल्स के बेसिस पे अब मुझे लाइन खींचनी है। ये देखो, यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, देन दिस वन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। ठीक, तो मुझे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो
10 mm का डिस्टेंस है ना, ये 10 mm एक्चुअली आइसोमेट्रिक स्केल में 0.81 के इक्वल आ जाता है। बात समझ में आई? मतलब ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 mm के समथिंग। ये अगर 20 है तो 16 समथिंग 16 mm के इक्वल हो जाएगा। देन मतलब याद है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मैंने क्या बोला, 0.815 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 0.815 का मल्टीप्लाई करते जाओगे इसमें तो पता चलता जाएगा ये जो एक्चुअल स्केल 10 mm की है वो आइसोमेट्रिक में 8 mm की हो जाएगी। ये जो 20 की है ये हो जाएगी 16 mm की, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है। तो अब एग्जांपल लीजिएगा, आपको बोला गया है कि 55 mm डिस्टेंस शो ऑफ करना है, तो हमें पता है कि 55 यहाँ कहीं होगा, तो मैंने क्या किया, HP से इसको राउंड अप कर दिया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींच दी और इसको किया और यहाँ पे लिख दिया। बस इतना मतलब इंडिकेट कर दो कि ये जो हुआ वो हुआ एक्चुअल मतलब वैल्यू, और ये जो होगा ये होगा आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। ये होगा एक्चुअल स्केल और ये होगा आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। चलिए इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक पीपीटी थोड़ा डाउनलोड किया था, उसमें वो दिखा रहा हूँ। ये देखो उसने क्या किया, सेम रूल्स। पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद मैंने एक आर्क लिया जो 45 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए। 45 डिग्री इंक्लाइन होने के बाद मैंने यहाँ पे वो स्केल की मार्किंग कर दी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और अब जो क्वेश्चन बोला क्या कि 35 mm डायमेंशन ऑन द नेचुरल स्केल, तो 35 mm जहां ऊपर में था अब उस चीज को मैंने नीचे उतारा। तो ऑब्जर्व करोगे कि 0 से लेकर ये पॉइंट जो मेजर करोगे आप स्केल पे तो ये तो 35 ही होगा, लेकिन जब ये वाला पार्ट मेजर करोगे तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा, बता रहा हूं, 35 इंटू 0.815 के, तो ये हो जाएगा 28.52 के इक्वल, ठीक है। मतलब जब आप यहां से लेकर इस, ये देखो मतलब आप जब 0 से लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो 28 पॉइंट समथिंग ही मेजर्ड होगा, ठीक है। याद रहेगा आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये देखो क्या बोल रहा है कि द प्रोजेक्टेड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ट्रू लेंथ, मतलब ट्रू लेंथ से वो 80% ही होगा। ये देखो दिखा रहा है, ये 0 से 1 मतलब हमारा 10 mm, 20, 30, 40, 50, 60, और जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ये जो एक्चुअल है वो आइसोमेट्रिक स्केल में थोड़ा कम हो गया। कम कितना हुआ, तो 0.815 के मल्टीप्लाई इंटू ट्रू लेंथ के। क्लियर? चलिए इसी पे मुझे एक और पीपीटी मिला जो बहुत ही शानदार है, जो थोड़ा इसका मतलब डिटेलिंग वाला पार्ट बहुत सही तरीके से दिखाया है, तो वो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट देता है कि इट इज टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच all 3 dimensions of an object are shown in one view, and if required the actual size can be measured directly from it। मतलब क्या हुआ, आइदर आप मतलब 3D व्यू में आप दिखाइए और 3D के बाद आइदर आप उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेके जाइए जहां पे डिफरेंस आएगा, और आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाओ जहां सेम लेंथ मेजर होगा, ठीक है। कंडीशंस क्या दे के रखा है, तो ये कंडीशन याद रखना कि जब भी आपको आइसोमेट्रिक व्यू या मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू बनाना होगा तो हमेशा जो मतलब क्या बोलते हैं, जो एक्स वाई और जेड जो एक्सिस है उसमें हमेशा 120 डिग्री का डिफरेंस होना ही चाहिए, ठीक है। कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये देखो, ये एक्स ये वाई और ये जेड, अगर इनके बीच में अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो पता चलेगा कि ये 120 डिग्री है, वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 3D प्रोजेक्शंस कैन बी ड्रॉन इन न्यूमेरियस वे एज शोन इन फिगर। देखो अब बनाने के बहुत सारे तरीके हैं,
कौन कौन सा तरीका है? तो हमने क्या किया है, सबको एक दूसरे के पैरेलल रखा, ठीक है, और मेरा जो प्रोजेक्शन था फ्रंट व्यू ये था। दूसरा तरीका था कि मैंने इस तरीके से बनाया, मतलब इसको प्रायोरिटी दी। और तीसरा तरीका ये है कि बस मैंने बनाया जिसमें ऊपर का पार्ट मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। मगर करेक्ट वे क्या है? तो नाउ ऑब्जर्व बिलो गिवन ड्राइंग, वन कैन नोट स्पेसिफाई इंक्लिनेशन अमॉन्ग। अब h मतलब हाइट, l मतलब लेंथ और d मतलब डायमीटर के लिए बोल रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि आपका डी, एच और एल के बीच में हमेशा जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आइसो मीन्स सेम, सिमिलर और इक्वल। हियर वन कैन फाइंड इक्वल इंक्लिनेशन अमॉन्ग, एक मिनट ना, हेलो, कौन बोल रहा? बोल भाई। क्लास स्टार्ट हुए 15 मिनट हो चुका है भाई, तू लेट हो गया। हाँ लॉक इसीलिए दिखा रहा क्योंकि मैंने लॉक किया। तो आज आज छुट्टी बनाओ भाई। ठीक है, तो यार समझ में आ गया कि आइसो मतलब क्या हुआ, सिमिलर होगा और हमेशा एंगल जो है एक दूसरे के इंक्लाइन होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। चलिए, पर्पस ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग is to understand overall shape, size and appearance of an object prior to its production. अब इसमें जो तीन वर्ड्स आते हैं वो सुन लो, आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक लाइन एंड आइसोमेट्रिक प्लेन, ठीक है। एक्चुअली ये सबकी द थ्री लाइंस AD, AL, AD and AH meet at point A and make 120 degree angle with each other are termed isometric axis, ठीक है। The line parallel to these axes are called isometric line and the plane represent the face of the cube as well as other plane parallel to these planes are called isometric plane. मैंने आपको आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में बता दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ के बारे में बताया। चलिए, अब इसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग के लिए मैं अब आपको वापस लेके आता हूं फिगर पे। तो जहां तक मुझे याद है आप लोगों ने तीन फिगर्स बेसिकली आपने पढ़ा, मतलब तीन नहीं है तो बहुत सारे, लेकिन तीन जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है वो आपको याद दिला रहा है। सबसे पहला था कोन एंड सिलेंडर, दूसरा था हेक्सागोनल प्रिज्म पिरामिड और तीसरा है पेंटागोनल प्रिज्म और पिरामिड। ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे बना रहे हैं वो चीज को मैं एक बार मतलब अपने हाथ से दिखाया और उसके बाद फिर आपको खुद से बनाना है। तो अब एग्जांपल लो, जैसे एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको बोला गया है कि ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है। हेक्सागोनल पिरामिड आपको बनाना है ऑफ साइड 30 mm एंड एक्सिस लेंथ 60 mm। तो अब आपको हेक्सागोन बनाना है ऑफ साइड 30 mm। अगर 30 mm बनाना है तो मेरे ख्याल से आपने हेक्सागोन बनाने का वो सर्किल वाला डायग्राम पढ़ा होगा, याद है क्या किया था आपने? आपने सबसे पहले एक सर्किल बनाई थी और सर्किल के बाद उसको आर्क काटे थे 6 पार्ट में, और जब ये सबको ज्वाइन किया तो आपका हेक्सागोन बन गया था। और ये हेक्सागोन का ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, 30 mm, बराबर है। मतलब आपको ये सेंटर लेना है और 30 mm का रेडियस लेके एक सर्किल काटनी है, ठीक। तो सर्किल अगर काटेंगे तो हमें ये पता चल गया कि हेक्सागोन बन गया। चलिए, तो मैं एक हेक्सागोन पहले बनाता हूं। ये हेक्सागोन बनाया। अब ऑब्जर्व करो कि ये हेक्सागोन बनाते ही मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर दिखने लग गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर को मेरे को बनाना भी पड़ेगा। मैंने ये लाइन यहां से ज्वाइन करते हुए
समझ में आया? क्या बोला? हेक्सागोनल पिरामिड बनाना है। तो पिरामिड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक हेक्सागोन बनाया और ये हेक्सागोन को लाइन खींच के एक दूसरे के साथ इसको एक स्क्वायर शेप में डाल दिया। अब जब डाला तो नाम आया ए, बी, सी और डी। और ये ए बी के ऊपर में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नाम दे दिया। क्लियर है? चलिए अब इस चीज का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हमने क्या किया, अब सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद अब देखो ए बी और ए डी तक का डिस्टेंस मेजर किया। तो जो डिस्टेंस आया मैंने वो यहां से यहां बी ले लिया, बी ए, और यहां पे वो डिस्टेंस आया डी। ठीक है, अब इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची और इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची। तो मुझे ए बी देन यहाँ पे ये पॉइंट सी मिल गया और ये डी मिल गया। ये समझ में आ गया? अब देखो ए से बी के बीच में मेरे को नंबर 1 पॉइंट मिलना है। तो मैंने क्या किया, ए से 1 तक का डिस्टेंस मेजर किया और आर्क लगा दी। बी से 2 और 3 तक का डिस्टेंस मेजर करना था। बी से मैंने 2 का डिस्टेंस और 3 का डिस्टेंस मेजर करके आर्क लगा दिया। तो ये मेरा हुआ 2, ये मेरा हुआ 3। अब ए से 6 और 5 का डिस्टेंस मेजर करो। तो ए से ये 5, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। तो 6 और ये 5 का डिस्टेंस। देन डी से 4 तक का डिस्टेंस मेजर करो या सी से 4 तक का डिस्टेंस मेजर करो और वो आर्क लगा दो और ये आ गया 4। तो अब जब आपने सारे पॉइंट्स आर्क लगा दी ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने एक आइसोमेट्रिक हेक्सागोन बना दिया है। समझ में आया? अब ये हेक्सागोन जब बना दिया आपने, तो इसके बाद आपको इसके ऊपर पैरेलल लाइंस खींचनी है। कितना लंबा लाइन खींचना है? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ने आपको बोला है 60 mm का, साइड ऑफ बेस 30 mm एंड हाइट 60 mm। जब आपने ये लाइन ऊपर खींच ली और इसके ऊपर में लाइन ज्वाइन किया, तो अब आपको हेक्सागोनल प्रिज्म दिखना चालू हो गया होगा। बात समझ में आई? चलिए, अगर हेक्सागोनल प्रिज्म दिखने लग गया, जैसे ये बन गया, तो ये एक पार्ट ये खत्म हुआ। अब इस चीज को दूसरे तरीके से और समझते हैं। अब अगर मैंने ये इसके जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं ये दोनों को मिलाया, ठीक है, और यहां से अगर मैंने एक सेंटर लाइन खींची और ये सेंटर लाइन से सारे मतलब जो कॉर्नर्स पॉइंट्स थे उसको मिला दिया, तो आपको अब कुछ और दिखने लग गया। ये क्या दिख रहा है? तो ये दिख रहा है आपका हेक्सागोनल पिरामिड। बात समझ में आई? मतलब अगर साइड से आप ऊपर उठोगे तो आपका वो प्रिज्म बनेगा, और अगर सेंटर से आप ऊपर उठोगे और कॉर्नर को ज्वाइन कर दोगे तो वो आपका पिरामिड बन जाएगा। क्लियर? सेम मेथड के साथ आपको पेंटागन भी बनाना है। ये आपने पेंटागन बनाया, उसके बाद क्या किया, तो दूसरे मैंने फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचा, इसको टच करते हुए स्ट्रेट लाइन खींचा, देन इसको टच करते हुए स्ट्रेट लाइन खींचा और इसको टच करते हुए स्ट्रेट लाइन खींचा। याद रखिएगा पॉइंट टच होना चाहिए ना। उसके बाद सेम रूल्स, मैंने ए दिया, मैंने बी वर्ड लिखा, मैंने सी वर्ड लिखा, मैंने डी वर्ड लिखा। अब ए से बी के बीच में 1 आएगा, बी से सी के बीच में 2 आएगा, 2 से 3 मतलब सी से डी के बीच में 3 आएगा, देन डी और ए के बीच में 4 और 5 आएगा। इस तरीके से आप पेंटागोनल प्रिज्म और पिरामिड बनाएंगे। क्लियर? चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका सर्किल का पार्ट है। सर्किल बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि ड्रॉ अ सिलेंडर और कोन ऑफ डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस लेंथ 60 mm। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया, सबसे पहला प्लेटफॉर्म तैयार करना था, तो मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया 30 mm 30 mm। ठीक है, अब उसने कितना बोला 40 mm डायमीटर, तो मैंने क्या किया, यहां से 40 mm यहाँ और यहां से 40 mm यहाँ पे लाइन खींच दिया। मैंने नाम दिया, इसमें एक्चुअली नाम देने की जरूरत नहीं है, अपन A1 लिख लेते हैं। चलिए, तो मैंने ये 40 mm की लाइन खींची, देन ये 40 mm की लाइन खींची, उसके बाद ये 40 mm की लाइन खींची और ये 40 mm की लाइन खींची। अल्टीमेटली मैंने एक स्क्वायर का फॉर्मेशन किया। क्लियर है, नाम दे दिया 1 2 3 और 4। ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहा हूं। अब मैंने ये दोनों लाइंस को ज्वाइन किया और ये दोनों लाइंस को ज्वाइन किया, मतलब 1 3 को ज्वाइन किया, 2 और 4 को ज्वाइन किया। अब 2 और 3 के बीच में और 1 और 4 के बीच में मेरे को सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने का दो तरीका है, आइदर मैं इससे मेजर कर लूं डायरेक्ट, या दूसरा तरीका है मैं रोलर को 1 और 2 से पैरेलल करूंगा और रोल करते हुए यहां तक लेके आऊंगा। तो रोल करके लेके आऊंगा तो यहाँ पे और यहाँ पे ये टिक हो जाएगा। सेम रूल्स 1 और 4 को मैं पैरेलल बनाऊंगा, रोलर से रोल करके लाऊंगा तो मेरा वो डिस्टेंस यहाँ और यहां आ जाएगा। तो मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 और 8। ठीक है, चलिए अब 5 और 3 को ज्वाइन कर दीजिए। तो मैंने 5 और 3 को ज्वाइन किया और 6 और 3 को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली आपको 1 और 8 को ज्वाइन करना है और 1 और 7 को ज्वाइन करना है। याद रहेगा? अब याद करिए, 1 पॉइंट पे रखना है 7 तक का, मतलब अब राउंडर लीजिए, राउंडर का पॉइंट 1 पे रखना है और 8 तक का रेडियस मेजर करना है और ये रेडियस आर्क काटनी है 7 तक। क्या किया, 1 पे रखा, 8 तक का रेडियस लिया और 8 से 7 तक का डिस्टेंस पे आर्क काट दिया। सिमिलरली 3 पे रखा, 5 तक का रेडियस लिया और 5 से लेकर 6 तक का मैंने आर्क काट दिया। ठीक, अब आपने 8 ले लिया, अब पॉइंट आया ये 9 नंबर और ये पॉइंट आया ये 10 नंबर। अब 9 पे सेंटर, 8 तक का रेडियस, तो 8 से लेकर 5 तक को मिला दो। 10 रखा, 10 से 7 तक का रेडियस और इसको 6 तक मिला दो, तो आपको दिखने लग जाएगा एक इलिप्टिकल शेप। ठीक है, मतलब मैंने क्या, मेरा क्या कहना था कि अगर एक सर्किल है और सर्किल को मैंने 30 डिग्री इंक्लाइन किया तो अब वो सर्किल नहीं दिखेगा, अब वो क्या दिखने लग जाएगा, तो अब वो एक इलिप्स दिखने लग जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये इलिप्स बनाने का तरीका मैंने अभी आपको समझाया। ठीक, तो आज आपका असाइनमेंट है कि पेंटागन, हेक्सागन और सर्किल का। अब देखो, सर्किल का अगर सिलेंडर बनाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सेम रूल्स, यहां से ऊपर जाएंगे, यहां पे वापस ये मेथड अडॉप्ट करेंगे और यहाँ पे वो सर्किल का फॉर्मेशन, मतलब इलिप्स का फॉर्मेशन कर देंगे और ये इलिप्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे तो आपका सिलेंडर आपको दिखने लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये सेंटर पॉइंट से ही ऊपर जाऊं और ये सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये एक कोन दिखने लग जाएगा। दिख रहा है कोन? तो आज आपका असाइनमेंट है कि आपको सर्किल का सिलेंडर प्रिज्म बनाना है, पेंटागन का पिरामिड और प्रिज्म बनाना है और हेक्सागन का
प्रिज्म और पिरामिड बनाना है। याद रहेगा? डायमेंशंस आप कुछ भी लीजिए, आप बनाइए और मुझे सेंड करिए। आज शाम तक आपको सेंड करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप पूछ सर ये सर सर्कल वाला एक बार निकालिए ना। सर्किल वाला। देखो, मेरे पास हाँ जो सर। पिक्टोरियल व्यू है ना, मैं उसमें दिखाता हूँ तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट, ये देखो, समझा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखते चलना। मैंने क्या किया, पहले ये सर्किल लिया, तो सर्किल का मुझे पता है कि डायमेंशन कितना है, तो मान लो 40 mm दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, सर 40 दिख नहीं mm रहा है। कहा और 40 mm ये दिख नहीं रहा है सर। ओके ओके, सॉरी दिख सॉरी नहीं रहा है सर। सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, अब दिख रहा है? अब दिखा? हाँ सर दिख रहा है, हाँ सर। तो मैंने क्या किया, मतलब मेरे को ये सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 40 mm रेडियस लेके बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना होगा, 80 mm का। तो मैंने ये देखो, पहले मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मेरे को 80 mm ले लेना है। यहाँ से यहाँ तक 80 mm, ये 80 mm। उसके बाद इसने क्या किया, 4 पॉइंट्स, मतलब इसने पहले सेंटर पॉइंट्स निकाल लिया। हमने क्या किया था, सबसे पहले 1 2 और 3 4 को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद रोल करके ये 2 पॉइंट्स निकाले, और ये रोल करने के बाद ये 2 पॉइंट्स रोल निकाले। क्लियर? अब उसके बाद उसने नाम दिया ABCD। अब देख लो, ये पॉइंट से इसने यहाँ पे जोड़ा, ये पॉइंट से ये जोड़ा, जैसे हमने किया था। हमने पहले 1 2 3 4 को ज्वाइन किया, देन 5 6 को निकाला, 7 8 को निकाला, और फिर ये पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन किया, जिसमें से ये पॉइंट 9 आया और ये पॉइंट 10 आया। ठीक है? उसके बाद अब देखो, इसने क्या, अब ये क्या करेगा, 1 पे रखेगा, A तक का रेडियस लेगा और A से B तक का आर्क काटेगा। सेम 2 पे रखा, D तक का रेडियस लिया, D से C तक का आर्क काटेगा। ठीक, अब 3 पे रखना है पॉइंट, A तक का रेडियस लेना है और आर्क काटना है, और 4 से B से C तक का करना है। बात समझ में आई? यस सर, समझ गया सर। समझ गए? चलिए, हाँ मैं ये वाला स्लाइड, मतलब जो आज मैं पीपीटी देख रहा हूँ ना, ये अच्छा पीपीटी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो एक एक स्टेप बताना, मतलब कैसे बनता है वो बताएगा। और ठीक है बोलिए, सर। किसी और को कोई प्रॉब्लम? भाई ग्रुप में मैसेज सेंड कर दीजिएगा, सर 9 बजे, मतलब 9 बजे के बाद 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद मीटिंग को लॉकडाउन कर देंगे, कोई एंटर नहीं कर पाएगा। आज जो है मेरे पास 4 लोग, मतलब 3 लोग दिख रहे हैं, तो मैं ये 3 लोग की अटेंडेंस लूंगा। अब आगे फालतू में लोगों का टाइम पास नहीं करना है मेरे को। ठीक है? कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लीजिएगा। चलिए, आज की मीटिंग खत्म।